by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण। मेरे साथ है इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। आज इतवार है और हम हाजिर हैं अर्थात का एक और एपिसोड लेकर। नमस्कार अंशुमन सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। दर्पण अर्थात के इस संस्करण में आपका सारे दर्शकों का स्वागत है। अंशुमन सर, हमेशा की तरह आज के अर्थात में भी सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे पिछले एपिसोड को, जिसमें हमने बात की थी बेरोजगारी और जॉब लॉस की, जिसकी दशा पहले से ही खराब थी और फिर आया कोरोना और उसकी पहली और दूसरी वेव। यानी जैसा अंशुमन जी आपने अर्थात के स्थायी स्तंभ में भी कहा था, गए रोजगार बनाम नए रोजगार। पिछले हफ्ते के इस एपिसोड के कुछ ही दिनों बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सरकार को जॉब लॉस पर घेरा था अंशुमन जी। जी, और उसमें बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी सराहना की। हम उसका सबका धन्यवाद करते हैं। जो विषय हमने उसमें छूने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि बदलती तकनीकों के हिसाब से हम कितने तैयार हैं, ये उस पर केंद्रित था। लेकिन अब हम आज तकनीक के ही बहाने कुछ आगे की बात करेंगे। जी, तो आप ये एपिसोड, मतलब दर्शक ये एपिसोड अर्थात की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड से जुड़े हमारे पास ढेर सारे सवाल आए थे, जिनमें से कुछ हम आज के एपिसोड के अंत में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो अंशुमन जी, जैसा आपने कहा, आगे चलते हैं आज के एपिसोड के दूसरे सेगमेंट की ओर, इंडिया टुडे के इस एडिशन की कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी में है मूड ऑफ द नेशन। अंशुमन जी, एडिशन में भी मूड ऑफ द नेशन छपता है। जिस एडिशन में भी मूड ऑफ द नेशन छपता है वो निजी तौर पर मेरा प्री एडिशन होता है। पाठक क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बहुप्रतीक्षित सर्वे से? इस सर्वे यह सर्वे इंडिया टुडे का सबसे महत्वपूर्ण सर्वे होता है, जिसे हम साल में 2 बार करते हैं। और इसके जरिए हमें आंकने की कोशिश करते हैं कि राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और बाकी मुद्दों पर देश के लोग सोचते क्या हैं, और उससे सरकार की मजबूती, कमजोरी, सरकार के नेताओं की प्रतिष्ठा, लोकप्रियता में गिरावट, इसका आकलन होता है। इस बार का सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारे बेहद चौंकाने वाले निष्कर्षों के साथ सामने आ रहा है। सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सर्वे कोविड की 2 लहरों के बाद हुआ है, अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी के बीच हुआ है। इस अंक को जरूर पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि लोग कैसे सोच रहे हैं देश के बारे में, सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, विदेश नीति के बारे में, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलेगा कि पिछले 6 महीने में, साल भर में देश के मिजाज में क्या बदलाव आया है। अंशुमन जी, मूड ऑफ द नेशन और बाकी स्थायी स्तंभों के अलावा दर्शकों को एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, वो होगा आपका अर्थात। इस बार के अर्थात का शीर्षक है आएगा आने वाला। महल मूवी का उस गाने का मुखड़ा जिसने लता मंगेशकर और मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। तो क्या है अंशुमन जी जो कुछ भी कर लो आकर रहेगा? दर्पण, एक शेर है, मैं पढ़ रहा था सुबह कि ये एक लम्हा जिसे हम नया समझते हैं, ये एक लम्हा जिसे हम नया समझते हैं, खुदा करे कि नए मौसमों के साथ आए। वाह। तो वो जो जिन नए मौसमों की हम बात कर रहे हैं, या जिस नए लम्हे की हम बात कर रहे हैं, आज उस एक बड़े खास नए लम्हे की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास बदल रहा है। हम उसे महसूस करते हैं पर हम उसे समझ नहीं पाते। हम उस बदलाव की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि पिछले अंक में हमने तकनीक के बहाने रोजगारों पर बात की थी कि बदलती तकनीकें कैसे रोजगारों को बदल रही हैं। हमारी एक पूरी की पूरी बहस हमारे देखते देखते हमारे आसपास बदल गई और हम उसको इस्तेमाल करते हुए नहीं समझ पाए कि बदलाव कितना बड़ा है। हमारी बहस इस बात पर थी कि बैंकों का निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकार बैंकों के निजीकरण के लिए कितनी तैयार है। उसमें 2 अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग निजीकरण के पक्ष में थे, बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे लोग उसके के विरोध में थे। उनका मानना था कि नहीं होना चाहिए। बैंक निजीकृत हो या ना हो, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो या ना हो, पर भारतीय बैंकिंग पूरी तरह बदल गई। और हमारे देखते देखते 2 साल के भीतर भारतीय बैंकिंग में एक बड़ा कायापलट हो गया, एक बड़ा परिवर्तन हो गया, जिससे हमें समझना जरूरी है। हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने जो सुनते होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल किया होगा, ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है ना, तो आप जर्मनी के जो प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उनको सही साबित कर रहे हैं। मैक्स प्लैंक को दुनिया क्वांटम थ्योरी के लिए याद करती है और उनको इसके लिए नोबेल मिला था। और मैक्स प्लैंक फिजिक्स की दुनिया के सुपरस्टार थे
थे। उन्होंने एटॉमिक रिसर्च में और एटॉमिक फिजिक्स में बिल्कुल नया आयाम दिया था, जिस क्वांटम थ्योरी के बेस पर बाद में विज्ञान और हमारी जिंदगी को बदलने वाले बहुत सारे आविष्कार हुए। तो ये कहते थे जी, इसमें ये भी जोड़ देता हूं कि प्लैंक सबसे छोटी दूरी और सबसे छोटा समय, ये सब उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे। तो मैक्स प्लैंक की बड़ी दिलचस्प बात कहते थे, और वो दिलचस्प बात हमारे भारत में, भारत की बैंकिंग पर, हमारे व्यवहारों पर, हमारी आदतों पर लागू होती है। प्लैंक कहते थे कि विज्ञान और तकनीक आने से लोगों की सोच नहीं बदलती, हम देख रहे हैं अपने आसपास। विज्ञान और तकनीक आने से लोगों की सोच नहीं बदलती, उनकी आदतें नहीं बदलती। बड़े परिवर्तन दरअसल इसलिए होते हैं दर्पण कि जो बदलाव होने वाले होते हैं ना, उनका प्रतिरोध मर चुका होता है, बदलावों को रोकने वाली शक्तियां खत्म हो चुकी होती हैं, और जो आने वाली पीढ़ी होती है वो इन नए उपायों के अलावा और कुछ नहीं जानती। वो नई पीढ़ी उस परिवर्तन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उसे बदल नहीं सकती, उसे रोक नहीं ले सकती। तकनीक आ जाने से, विज्ञान आ जाने से चीजें नहीं बदलती, प्लैंक के कहते थे। प्लैंक भारत की पूरी बैंकिंग के मामले में, जो बैंकिंग में बदलाव हो रहा है, यहां हम बैंक के निजीकरण की बात है, उसकी मिल्कियत की, उसकी मालियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक के व्यवहार और बैंक के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। वहां प्लैंक 100% सही साबित होते हैं। प्लैंक की थ्योरी बताती है कि यहां तकनीक आने से कुछ नहीं बदला, बल्कि सोच नहीं बदली लोगों की। लोग वैसे ही कर्ज लेते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, बैंकों को लूटते हैं, बैंकों को चूना लगाते हैं, डूब जाते हैं, सही ढंग से बचत नहीं बैंक में कर पाते हैं, बैंक में रखे हुए पैसे पे सही इंटरेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, सोच नहीं बदलते, फिर भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके बाद अब पीछे लौटना मुश्किल है, यानी उनका प्रतिरोध खत्म हो चुका है। और हमारे आसपास की जो नई पीढ़ी है वो 1 मिनट भी वाईफाई के बिना नहीं रह सकती, या मोबाइल के बिना सो नहीं सकती, या ऑनलाइन लाइफ के बिना जी नहीं सकती। वो इसलिए है क्योंकि अब इसका प्रतिरोध खत्म हो चुका है। भारत में ओपन बैंकिंग या नियो बैंकिंग, आप जो भी कहें, उसका आगाज ही नहीं हो चुका, वो स्थापित हो चुकी है। और ये एक किस्म का समाजवाद या एक किस्म का तकनीकवाद इतने रफ्ता दबे पांव हमारे आसपास आया। इसके लिए कोई ढोल ताशे नहीं बजाए गए, इसके लिए कोई परिवर्तन के बिगुल नहीं बजे, इसके लिए कोई मंच नहीं सजाए गए, इसके लिए कोई बड़े विज्ञापन नहीं जुटाए गए, जैसे कि हम आमतौर पर आजकल देखते हैं। और भारत की पूरी बैंकिंग लगभग तीसरी बार, ये तीसरा बड़ा फेज था। पहला फेज था जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, दूसरा फेज था जब भारत के बैंकों में निजी बैंकों को आने की इजाजत दी गई थी, तीसरा फेज था जब बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हुआ था, यानी हमने पासबुक पोस्ट कराने के लिए बैंक के खाते में जाना बंद कर दिया था, बैंक की ब्रांच में जाना बंद कर दिया था, और हम भूल भी गए थे कि हमारी ब्रांच कहाँ है, क्योंकि हम ऑनलाइन बैंकिंग पर चले गए थे। और ये चौथी क्रांति भारत के बैंकिंग में बहुत चुपचाप और साइलेंटली हो गई, ऑर्गेनिकली। हाँ, और बहुत ऑर्गेनिक ढंग से हुई। 2017 से 2021 के बीच भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से, जिसको हम यूपीआई कहते हैं, और बार-बार हम इसका जिक्र आगे करेंगे यूपीआई का, इससे पेमेंट 388% के सालाना रफ्तार से बढ़ा, 388% की। दुनिया की किसी भी देश में किसी डिजिटल पेमेंट इंटरफेस में इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं है, खासतौर से भारत जैसे देश की तुलना में, जहां लोगों के पास पैसे कम है, खर्च करने के लिए पैसे कम, पेमेंट छोटे थे, पेमेंट के साइज छोटे थे, 50-100 रुपए, 200 रुपए, लेकिन जो वॉल्यूम था वो बहुत बड़ा था। भारत में डिजिटल पेमेंट पिछले 1 दशक में संख्या के आधार पर 55% और विनिमय के मूल्य के आधार पर 43% की रफ्तार से बढ़े। ये केवल 2 वानगियां हैं जो भारतीय बैंकिंग के बदलाव का संकेत देती, पर यही वो बदलाव नहीं है। दरअसल ये बदलाव इस बात का संकेत देते हैं कि भारत की जो भी पुरानी बैंकिंग है, जो आर्काइव, मैं पुरानी बैंकिंग की बात कहता हूं तो आप पुरानी बैंकिंग को कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग के तौर पर पुरानी बैंकिंग मानिएगा। मैं उस पुरानी बैंकिंग की बात नहीं करता हूं जिसकी तस्वीर आप फिल्मों और सिनेमा में देखते हैं कि आदमी बैंक अकाउंट के बाहर लाइन लगा। मेरे लिए पुरानी बैंकिंग, आज के दौर में पुरानी बैंकिंग वो है जब भारत ने बैंकों का कंप्यूटराइजेशन किया था और हम ऑनलाइन पासबुक अपडेट कर लेते थे, वो पुरानी बैंकिंग है। उस पुरानी बैंकिंग की जो पूरी नदी है ना, वो अपने सारे किनारे धार तोड़ के बहने वाली है। ये उसकी बात नहीं है जो पुरानी ब्रांच टू बैंकिंग थी। हम ब्रांच बैंकिंग से कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग में आए और अब हम एक न्यू और ओपन बैंकिंग की तरफ पहुंच गए हैं। और इसके लिए कोई जो भी चीजें हुई वो इनेबलर के तौर पर हुई, इससे नहीं हुई कि प्रक्रियाएं कैसे होती है, लेकिन ये बदलाव बड़ी तेजी से हुआ। अंशुल जी,
ये सवाल था कि ओपन बैंकिंग का रास्ता खुला कैसे, मतलब जो कार्टेल था वो बना क्यों ना रह सका या बना क्यों ना रह सकेगा? हाँ, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। ये यही समझना जरूरी है कि बैंकिंग का ये ढांचा बदला कैसे। कैसे होता ये है कि तकनीक अपने लिए खुद रास्ता बना लेती है। प्लांक की बात बार बार कहते, तो प्लांक ने तो तब कहा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, हम तो उसके आगे बहुत कुछ आगे चले आए। तकनीकें कभी कभी कई सारे क्षेत्रों में तकनीकें पीछे रह जाती है, वो रास्ता नहीं बना पाती, पर कई सारे क्षेत्रों में तकनीकें अपने लिए रास्ता बना देती हैं। और तकनीकों के इस्तेमाल और उससे होने वाले बदलावों का कोई एक सेट मॉडल नहीं है। और वो सेट वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लागू होता है। शुरुआत हुई यहां से जब रिजर्व बैंक ने यह सोचा कि भारत के बैंकों के बीच में एक दूसरे के बीच सूचना बांटने का कोई नेटवर्क नहीं है। एक बैंक किसको लोन दे रहा है और वही बैंक उस बैंक से दूसरी जगह जाकर लोन ले लेता है और दूसरे बैंक को पता नहीं चलता है। ये बहुत बेसिक तैयारी थी आज से 7-8 साल पहले कि भारत के बैंक तो एक दूसरे से आपस में कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें, जिससे पता चले कि ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं। अगर उसमें कहीं कोई गलतियां हैं, उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार है, उसमें कहीं कोई व्यक्ति जो बैंक को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो पता चले। यहां से पहली शुरुआत होती है। ये पहली नींव रखी गई थी। इस नींव में कहीं यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और आगे की बैंकिंग का कोई ख्याल नहीं था। इसे ओपन फाइनेंशियल डेटा नेटवर्क कहा गया और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, सहमति, कि सारे बैंक मिलकर एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने फिर एनपीए के नए नियम तय किए और फिर यह तय किया कि बैंकों को अपने डेटा शेयर करने पड़ेंगे, डिफॉल्टर्स की लिस्ट बांटनी पड़ेगी, बैड अकाउंट्स की जानकारी एक दूसरे से बांटनी पड़ेगी। यहां से व्यवस्था होनी शुरू हुई। दूसरी चीज, जब सरकार ने आधार की शुरुआत की, और आधार की शुरुआत इसलिए नहीं की गई थी कि उससे बैंकिंग बदलेगी। आधार की शुरुआत इसलिए की गई थी कि आधार के बेनिफिशियरीज को जो सरकारी स्कीमों का पैसा मिलता है वो ट्रांसपेरेंटली मिलने लगेगा। मुख्य पर्पज ये था। ये पर्पज नहीं था कि आपकी आइडेंटिटी का वो प्रूफ हो जाएगा। ये दो चीजें यहां से शुरू होती हैं। लेकिन इन दो चीजों ने 3 बड़ी क्रांतियां एकदम देखते देखते सामने हमारे खड़ी कर दी। इसके बाद आया कैशलेस पेमेंट्स के लिए यूपीआई, इसके बाद आया आईएमपीएस, जिसके जरिए हम इमीडिएटली एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, उसका अकाउंट हो या ना उसके मोबाइल पर भेज सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस पहले से काम कर रहे थे। और इसके बाद आए मोबाइल वॉलेट। तो यानी जब रिजर्व बैंक बैंकों के नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा था, ये ठीक उसी तरीके से है कि जब अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट अपने रक्षा व्यवस्था के लिए इंटरनेट बना रहा था, जिससे कि दुनिया भर में फैले उसके सैन्य अड्डे एक दूसरे से बात कर सकें और गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, तब उसने ये नहीं सोचा था कि दुनिया में हम इतना बड़ा आविष्कार छोड़ देंगे जो पूरी दुनिया को बदल देगा। और वो भी इसलिए, उस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं कि उसकी भी तैयारी, इंटरनेट की तैयारी भी रशियन सैटेलाइट को देखकर की गई थी, क्योंकि रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसके बाद अमेरिका को लगा कि तो रशिया ने टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा नया लेवल ले लिया है और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू हुई थी। ठीक उसी तरह सरकारी स्कीमों का भुगतान सुचारू करने के लिए और तेज करने के लिए और उसमें से लीकेज को हटाने के लिए आधार का आविष्कार, और बैंकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करके बैंकों को फ्रॉड से बचाने के लिए ओपन फाइनेंशियल डेटा नेटवर्क का आधार। यहां से ये चीजें बदली और ये भविष्य की बैंकिंग की बुनियाद हो गई। जैसे ही ये चीजें स्टेब्लिश हुई, वैसे ही ग्राहकों की जरूरत, विविध तरीके की सेवाओं का आना, इन सबके बीच में आ गए कुछ नए उद्यमी। तकनीक ओपन एंड थी और सबसे बड़ी तकनीक के बदलाव की जो खूबसूरती है 21वीं सदी के दशक की, जो कि इससे पिछली तकनीकों में हमें नहीं दिखती, क्योंकि जो तकनीकें डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आती है वो ओपन एंडेड तकनीकें हैं, यानी उन पे आप बहुत सारी और चीजें बना सकते हैं। तो ये जो ओपन एंडेड तकनीकें आई, क्योंकि आधार ओपन एंडेड थी, इसका 20 तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। मोबाइल फोन का कनेक्शन लेने से लेकर आपकी आइडेंटिटी प्रमाणित करने से लेकर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक इसका इस्तेमाल हो सकता था, और बैंकों के आपसी डेटा नेटवर्क का बहुत तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। वही इंटरनेट वाली एनालॉजी जो आपने बताई थी। इनके कारण जो स्टार्टअप्स थे और जो नई इंडस्ट्री थी, उसमें फिनटेक के बेस्ड पर, फिनटेक एक शब्द हम आजकल ज्यादा सुनते हैं, बार बार हमारे पास आता है, हम और थोड़ा सा संक्षेप में आगे इसके बारे में बताएंगे। फिनटेक के आधार पर ओपन बैंकिंग का एक किस्म का बैन बजा दिया। बैंक भारत के सरकारी या बैंक जब तक ये समझ पाते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा हमारे आसपास, तब तक मोबाइल वॉलेट हुआ है, तब तक
ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स खड़े हो गए, तब तक गेटवेज खड़े हो गए, तब तक ऑन ई कॉमर्स कंपनियां आ गई जिनके सामने प्राइवेट गेटवेज आ गए। वो पैसा लेकर बैंक से पैसा निकाल कर कंपनी तक पहुंचाने लगे। उपभोक्ता को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका सामान खरीदने के लिए उसके मोबाइल के ऊपर सारे सिस्टम्स आ गए। ये सारे सिस्टम अनायास थे, सायास नहीं थे। स्टेट बैंक ने सोचा नहीं कि हम फिनटेक पैदा करेंगे, एचडीएफसी बैंक ने सोचा नहीं कि हम फिनटेक पैदा करेंगे, या देश के किसी बैंक ने नहीं सोचा। यही वो तकनीक का अनोखा विस्तार है जिसके सहारे ये चीजें हमारे सामने आती हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि फिनटेक के बारे में, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे थे, जिसके बारे में आप कह रहे थे आगे बताएंगे हल्का सा, वही दिलचस्प बात आती है जहां से हम इसे और गहराई से समझ सकते हैं कि बदलाव कैसे हुआ। भारत के जो सरकारी बैंक थे, खासतौर से भारतीय बैंक जो थे, वो कारोबार के मामले में एक कार्टेल में काम करते थे, एक झुंड में काम करते थे। वे अपनी सूचनाएं किसी से बांटते नहीं थे। और देखिए, जिस ओपन फाइनेंशियल डेटा नेटवर्क की ईजाद की गई थी, वो ईजाद दरअसल सूचनाओं को बैंकों के भीतर या बैंकों के अंदर ही रखने के लिए थी कि स्टेट बैंक पीएनबी को बताएगा, पीएनबी बीओबी को बताएगा, बीओबी इंडियन बैंक को बताएगा। बैंक आमतौर पर अपनी सूचनाओं को अपने तक रखते थे, क्योंकि उसमें वित्तीय सूचनाएं होती थी तो उसमें गोपनीयता के भी सवाल होते थे, और वो अपनी सूचनाओं को, अगर वो मार्केट में लिस्टेड होते थे, तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट और कर्ज की सूचनाएं मार्केट से शेयर करते थे। लेकिन जब कारोबार बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जब लगा कि बैंकिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जब सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंकों का कंपटीशन देखने को मिला, प्राइवेट बैंक शुरुआती 2-3-4 साल में बाजार में 5-6% हिस्सा लिए हुए थे, पर अचानक उनका हिस्सा बढ़ते बढ़ते बाजार में 30%, 40% पहुंच गया। और प्राइवेट बैंकों को नए सिरे से अपने कारोबार को बढ़ाना था, तो उन्होंने नई कोशिशें शुरू की। सरकारी बैंकों को अपना बाजार का हिस्सा कम होते दिखाई दिया, तो बैंकों को एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ा, जिसको कि हम एपीआई कहते हैं, एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस जिसको कहते हैं, जहां से हम इस क्रांति की शुरुआत देखते हैं, जिसे हम यूपीआई की क्रांति कह लें, जिसे हम मोबाइल वॉलेट की क्रांति कह लें, या जिसे हम ओपन ए नियो बैंकिंग की बात कहते हैं। इससे एक नया बाजार खुला। इसके जरिए बैंकिंग सेवाएं और बैंकों की सूचनाएं, जो आमतौर पर बैंकों के बीच में ही सीमित रहती थी, हम और आप या कोई कंपनी बैंकों से वो सूचना नहीं ले सकती थी या नहीं जा सकती थी, वो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल गई। और यही वो दरवाजा था जहां से फिनटेक ने बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश किया। यानी वो कंपनियां जिनका बैंकिंग में कोई तजुर्बा नहीं था, जो कभी कोई बैंक नहीं चलाती थी, पेटीएम कोई बैंक नहीं चलाती है, मोबीक्विक कोई बैंक नहीं चलाती है, या ऑनलाइन पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां कोई बैंक नहीं चलाती हैं, लेकिन ये सारी कंपनियां बैंकों के समानांतर वही सर्विसेज देने लगी जो बैंक अपने विंडो से देते थे। ये लोन देने लगी, ये क्रेडिट कार्ड बेचने लगी, ये पेमेंट इंटरमीडियरी का काम करने लगी कि आपको अगर सब्जी खरीदना है तो सब्जी वाले को पेमेंट करने के लिए आप अपने पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट से जोड़ेंगे और बैंक अकाउंट के जरिए सब्जी वाले के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यानी एक पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर, एक नई परत हमारे सामने खड़ी हो गई उन कंपनियों की जिन कंपनियों का बैंकिंग से में कोई तजुर्बा नहीं था। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, एपीआई आया, बैंकों के बीच डेटा शेयरिंग शुरू हुई, आधार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और एक नए तरीके का पूरा आकाश, एक नए तरीके का पूरा बाजार खुल गया, जिस बाजार में जो मूल सर्विस प्रोवाइडर थे बैंकर्स, वो पीछे हो गए, उनके आगे खड़े हो गए पेटीएम और मोबीक्विक और गूगल पे और व्हाट्सएप पे और जियो पे, इनके आगे खड़े हो गए, और वो इनकी सर्विसेज या इनके प्लेटफॉर्म्स के बेस पर अपनी सर्विसेज बहुत ओपनली, बगैर किसी आर्किटेक्चर के, बगैर किसी तैयारी के देने लगे। नियम तो बाद में बनने शुरू हुए, आरबीआई ने तो अभी इसके बारे में नियम बनाने की पहल शुरू की। पिछले 6 महीने में दर्पण आरबीआई ने कम से कम आधा दर्जन नोटिफिकेशन जारी किए भारत में डिजिटल बैंकिंग को लेकर। ये नियम तय करिए, ऐसा नियम तय करिए, अगर कोई डूबता है तो क्या हुआ। ये सारे नियम तब आए हैं जब 1-1.5 साल भारत में यूपीआई को, मोबाइल वॉलेट को, इनको सबको चलते हुए हो गया है। भाषा पहले सीख ली और ग्रामर बाद में सीखा, इस तरीके से काफी ऑर्गेनिक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ग्रामर बाद में सीखा, ग्रामर ही बाद में नहीं सीखा, कॉपी किताबें भी बाद में आई, उसको लिखने का तरीका भी बाद में आया। ये भी नहीं पता, ये भी बाद में तय हुआ कि अगर पेटीएम पे से रखा हुआ पैसा डूब जाता है आपके मोबाइल वॉलेट से, तो आपको उसका समाधान कैसे मिलेगा, इसके नियम अब बनना शुरू हुए हैं। लेकिन पेमेंट इससे पहले होना शुरू हो गए।
ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, पर ये बहुत बड़ा बदलाव है जो किसी भी भारत जैसे कंजर्वेटिव फाइनेंशियल कंट्री में, जहां लोग हमेशा कैश में डील करते हैं, जहां लोग बैंकों में पैसा सुरक्षा के लिए रखते हैं, ये हिसाब ही नहीं लगाते कि उनको कितना नुकसान होने वाला है, जहां लोग 3 बार 4 बार गिनकर पेमेंट करते हैं, वो सडनली इस हैबिट में आ गए कि वो अपने पेमेंट्स को अपने मोबाइल सेफ नहीं है, मैं इस पर आगे बात करूंगा, ये सारे पेमेंट सेफ नहीं है, इनसिक्योर है, अभी इनमें सिक्योरिटी के मेजर इश्यूज हैं, लेकिन लोग इसकी तरफ आगे बढ़ गए। इस बदलाव ने क्या किया दर्पण की भारत की बैंकिंग को अचानक अमेरिका, यूरोप जैसे जो मॉडर्न बैंकिंग कंट्रीज थे उनकी कतार में ले जाके खड़ा कर दिया। अब हम देखिए पैराडॉक्सेस, देखिए ये दिलचस्प बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के पैराडॉक्सेस की। एक तरफ हम दुनिया में सबसे ज्यादा एनपीए वाले देश हैं, हमारे बैंक्स बुरी हालत में हैं, सरकार की पूंजी पर चलते हैं, कंपनियां रोज चूना लगाती हैं, बैंक 98% 99% का हेयर कट लेते हैं कर्ज के ऊपर। एक चेहरा हमारे बैंकों का ये है, और दूसरा चेहरा हमारे बैंकों का ये है कि हम दुनिया की सबसे आधुनिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोटक ने, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और यस बैंक ने शुरुआत में नए तकनीकी प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, और इसने सरकारी बैंकों को सोचने पर मजबूर किया कि बैंकिंग इस तरीके से भी हो सकती है। अब इसके बाद जब चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई तो हमने देखा कि कंपटीशन आ गया। यूपीआई में सरकारी बैंक आगे आए, पर एपीआई में सरकारी बैंक थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि एपीआई के कारण जो सरकारी बैंकों का पुराना ढांचा था उसे बदलने में समय लगा, तो अब बैंक उसको अपनी तेजी से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण दें, सरकारी बैंकों के मोबाइल एप्लीकेशन बाद में आए, प्राइवेट बैंकों के मोबाइल एप्लीकेशन पहले आ गए। प्राइवेट बैंकों ने अब चूंकि प्राइवेट बैंकों के पास उतना बड़ा सामाजिक दायित्व तो नहीं था, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल नया और फ्रेश था, तो उन्होंने इस एपीआई, यूपीआई, मोबाइल इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट्स, इन सारी क्रांतियों को लीड किया, और बाद में भारत के बड़े सरकारी बैंकों ने इसमें ज्वाइन किया। यहां हम फिनटेक वाली बात पर आते, फिर हम आपका अगला सवाल लेते जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। भारत की स्टार्टअप स्पेस में बड़ी उथल पुथल हुई पिछले 2-3 साल में। उस स्पेस के उथल पुथल को हम खर्चा पानी में पहले डिस्कस करते रहे। ई कॉमर्स लड़खड़ा गया, सरकार के नियम इतनी ज्यादा लाद दिए गए, ई कॉमर्स कंपनियां गहरे मुश्किल में है। तो भारत में स्टार्टअप का जो पहला दौर आया था दर्पण, वो ई कॉमर्स में आया था। तरह तरह से इससे ई कॉमर्स सेवाएं आपके घर पर प्रोवाइड की जाए। आप कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग ई कॉमर्स पोर्टल हो, आप अगर बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अलग हो। लगभग भारत की हर बड़ी कंपनी ने अपनी ऑनलाइन सेल्स शुरू कर दी। हम केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट या नायका या दवा बेचने वाली कंपनी या जियो मार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आज आप किसी भी प्रोडक्ट को उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, ज्यादातर बड़े प्रोडक्ट्स को उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कई लोग तो आपकी स्टार्टअप को ऐप से कंफ्यूज करते हैं, नया ऐप आया, नया स्टार्टअप आया, कंफ्यूज करते हैं इसी वजह से। हाँ, तो पहला जो स्टार्टअप की क्रांति थी वो ऑनलाइन सेल्स में आई, जहां पर लोग, और ऑनलाइन सेल्स को तैयार करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो इस क्रांति ने निभाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि पेमेंट गेटवेज आए, आप उन पेमेंट गेटवेज को बैंक से जोड़ा गया बैकएंड में। आप अगर आज कोई सामान आप एक बार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ना भी शॉपिंग कर रहे हैं, आप मिंत्रा से और नायका से और टेक्नोलॉजी की साइट से शॉपिंग ना कर, आप किसी भी स्टोर से शॉपिंग कर रहे हो जो केवल मोबाइल फोन बेचता हो, वहां भी अगर आपको पेमेंट करना होगा तो एक पेमेंट गेटवे होगा। वो पेमेंट गेटवे कम से कम देश के 150 अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करता होगा। आप उसमें से एक बैंक को चुनेंगे, वो बैंक बैक एंड में उस पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड होगा, वो पेमेंट गेटवे आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगा, और विद इन द सेकंड वो एक पूरा सर्किल बन जाएगा, जिस सर्किल में आपके अकाउंट से पैसा उस बैंक से होते हुए उस पेमेंट गेटवे में जाकर उस रिटेलर के पास तक आ जाएगा। तो ये जो ई कॉमर्स की क्रांति आई, इस ई कॉमर्स की क्रांति के इनेबलर के तौर पर, इसे एनेबल करने के लिए, इसे फैसिलिटेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी ने आगे खड़ी हुई, उस टेक्नोलॉजी ने बाद में लीडिंग स्पेस ले लिया। ई कॉमर्स अपनी समस्याओं में फंस गया, उस पर स्वदेशियों के हमले शुरू हो गए। कल परसों में भी लगातार ये चर्चा चल रही, हमने बात भी की थी कि उस पर कंपटीशन कमीशन का दबाव है, भारत के उद्योग उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स से आपको जोड़ने वाला इंटरमीडिएट नेटवर्क था, जो बीच की पाइपलाइन थी, जिस पाइपलाइन के जरिए आपका पैसा कंपनी तक जाता था, और जिस पाइपलाइन के जरिए बैंक का पैसा आपके आदेश पर कंपनी तक जाता था, वो स्टार्टअप की नई खेप का या नए जनरेशन की लीडरशिप हो गई, जिसको हम फिनटेक के तौर पर जानते हैं।
तो अंशुमन जी, मतलब ई कॉमर्स ने इस हिसाब से तो फिनटेक कंपनियों के लिए ईस्ट का काम किया। हाँ, क्योंकि भारत में स्टार्टअप्स की जो पहली खेप थी, जो पहली क्रांति थी, वो ई कॉमर्स के साथ आई। ई कॉमर्स के साथ इसलिए आई क्योंकि भारत में लोगों को शॉपिंग की फैसिलिटी देने के लिए ई कॉमर्स आना शुरू हुआ। ओवर द ईयर हमने उसमें नियमों में बदलाव देखा और आज ई कॉमर्स एक क्राइसिस में है, रेगुलेटरी कंफ्यूजन में है, कंपटीशन कमीशन उसके पीछे पड़ा हुआ है, भारत के ट्रेडर और प्रोटेक्शनिस्ट जो है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ई कॉमर्स और कस्टमर को बीच में जोड़ने के लिए एक नई पाइपलाइन तैयार हुई, जिस पाइपलाइन को हमने फिनटेक, उस समय फिनटेक कहा था। वो गेटवेज आए जिन गेटवेज के जरिए आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से उस गेटवे के जरिए कंपनी सेलर कंपनी तक पहुंच जाता है। ये वो पहला स्तर था जहां से हमने बैंकों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, जो बैंकर नहीं थे, जो पेमेंट बैंक भी नहीं थे, उनके बीच में खास किस्म का रिश्ता बनते हुए देखा। तकनीक इवॉल्व हुई और जब ई कॉमर्स की ढलान आई कानूनी तौर पर या रेगुलेटरी लेवल पर जब ढलान आई, उस समय फिनटेक ने भारत में नए सिरे से स्टार्टअप्स की नई क्रांति को आगे लीड किया और आज इस समय भारत की स्टार्टअप की क्रांति फिनटेक लीड कर रही है। जोमेटो के पब्लिक इशू की लिस्टिंग पर मत जाइए। भारत की स्टार्टअप क्रांति ने पिछले 4-5 साल में अपना पूरा चेहरा बदल दिया है। अब हमारी स्टार्टअप क्रांति में भारत के स्टार्टअप में सबसे बड़ा हिस्सा फिनटेक का है। 15,000 करोड़ रुपए का बाजार है फिनटेक का भारत में। डिजिटल फिफ्थ की रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में अकेले, जबकि मंदी का समय था, कोविड का समय था, तब फिनटेक कंपनियों ने, फिनटेक स्टार्टअप्स ने करीब 1.4 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुटाया। 2016 से अब तक दर्पण फिनटेक कंपनियां 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुटा चुकी हैं। यहां 8 कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, $1 बिलियन से ऊपर की कंपनियां बन चुकी हैं फिनटेक के अंदर। और इस मार्केट में पिछले 1 साल में 9 बड़े अधिग्रहण हो चुके हैं, 9 बड़ी कंपनियों के टेक ओवर हो चुके हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ताजी चर्चा में रहा है वो फ्लिपकार्ट वाले जो सचिन बंसल है, उनका जो फिनटेक स्टार्टअप है नवी, जिसका नाम है जिसने 2020 में करीब 200 जिसका 2020 में जिसने DHFL जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया था और जो इंश्योरेंस को ऑनलाइन सेल करने के बिजनेस में आगे आ रहा है। करीब 2 दर्जन इंस्टा लोन स्टार्टअप्स हमारे सामने हैं, जिन पर आप तत्काल मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्टप हमारे सामने है जीरोधा, जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं और जिसने भारत में ऑनलाइन ब्रोकिंग और ऑनलाइन शेयर्स की सेल और परचेज को एप्लीकेशन बेस्ड उसको लेके एक नए तरीके की फॉलोइंग डेवलप की है। ऑनलाइन बीमा बेचने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो आमतौर पर ऑफलाइन बेचा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्री को ऑनलाइन लोन देने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अभी तक उद्योगों को ऑनलाइन लोन मिलना मुश्किल होता है, आपको बैंक जाना पड़ता है, आपको बैंक मैनेजर को कन्विंस करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। तो अगला चरण इस पर आएगा जो और ये इसलिए हो रहा है कि ये बहुत सरप्राइजिंग और बहुत दिलचस्प है। हम इसे समझ नहीं पाते, जब इसके पीछे जाते हैं तो हम समझ पाते हैं। बैंक अपने आगे खड़ी हुई प्राइवेट कंपनियों को अपने एजेंट के तौर पर, अपनी इंटरमीडियरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कस्टमर से सीधे संवाद करने के बजाय इनके जरिए संवाद करना शुरू कर दिया है। अगर आप इंस्टा लोन ऐप पर जाएं तो उस पर आपको 5 अलग अलग लोन के ऑफर मिलेंगे जो अलग अलग बैंकों के होंगे। वो इंस्टा लोन ऐप किसी का होगा, वो आपको लोन सिंडिकेट करके थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पहुंचा देगा। ये जो बिजनेस मॉडल का पूरा चेंज था, ये केवल टेक्नोलॉजी के मॉडल का ही चेंज नहीं था, इसमें बड़े 3 चेंजेस थे जिन्हें हम समझे, फिर इसके अगले चरण पाते हैं रेगुलेटरी वाले इश्यूज के ऊपर। 3 बड़े चेंज थे। सबसे बड़ा चेंज था बैंकिंग के मैनेजमेंट के माइंडसेट का चेंज, जो फोर्स किया गया। बैंकों को चेंज करने में बहुत मुश्किल हुई। पहला दौर आया तब बैंकों को कंप्यूटराइजेशन अपनाने में लंबा समय लगा, फिर उससे पहले बैंकों को प्राइवेट बैंक्स को स्वीकार करने में लंबा समय लगा, फिर उनको कंप्यूटराइजेशन अपनाने में लंबा समय लगा और उसके बाद उन्हें इस नई तकनीक को अपनाने में लंबा समय लगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन या चेंज की स्पीड देखें दर्पण, तो सबसे तेज है। यहां बैंकों ने अपने आगे प्राइवेट कंपनियों को या स्टार्टअप्स को और फिनटेक को खड़ा किया और उनके जरिए ट्रेड करना शुरू किया। तो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं, ग्राहक से हम सीधे बात नहीं करेंगे, हमारे बदले अगर पेटीएम बात कर रहा है या नवी बात कर रहा है तो भी ठीक है, बिजनेस तो हमारे पास आ रहा है।
है। इसमें बाजार को बड़े पैमाने पर विस्तार किया और उसका फायदा हमें बैंकों की बैलेंस शीट में, बैंकों के मुनाफे पर पड़ा। तो पहला तो ये बड़ा शिफ्ट था। दूसरा शिफ्ट ये था कि प्राइवेट सेक्टर और फिनटेक स्टार्टअप्स के ऊपर ट्रस्ट बढ़ा मार्केट में। हमने भी ट्रस्ट किया और बैंकों ने भी ट्रस्ट किया। अब हमने उन स्टार्टअप्स का और उन फिनटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े निश्चिंत होने शुरू किया और बैंकों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया। तो एक नई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी। और तीसरी चीज ये कि हमारी आदतों में फर्क आया। हमने अपनी बिहेवियर, बैंकिंग का बिहेवियर चेंज किया। तो जब हमारी बैंकिंग का बिहेवियर चेंज हुआ तो बैंक जो पीछे बैठे हुए थे उनकी बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग और उनके बिहेवियर में चेंज हुआ। तो ये 3 शिफ्ट आ गए। सबसे दिलचस्प बात है कि 3 शिफ्ट के आने के बाद भारत के रेगुलेटर्स को समझ में आया कि कानून बदलने की जरूरत है, नियम बदलने की जरूरत है। इससे पहले तो बैंकिंग के रेगुलेटर्स सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। रिजर्व बैंक ने इस साल जैसे हमने शुरुआत में कहा कि रिजर्व बैंक ने ई पेमेंट, डिजिटल सर्विसेज, मोबाइल वॉलेट, इन सब से जुड़ी हुई सर्विसेज के लिए अब नए नियम बनाने के लिए बैंकों से कहा है। नई शर्तें तय की जा रही हैं। उन मोबाइल वॉलेट के जरिए आप एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी फैसिलिटी कर सके, इसकी इजाजत दी जा रही है। तो अगर आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट जाएं और पिछले 5-6 महीने के नोटिफिकेशन देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े नोटिफिकेशन सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स को लेकर या डिजिटल बैंकिंग को लेकर या नियो बैंकिंग को लेकर होंगे। यानी रिजर्व बैंक को अब लगा कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें नए नियमों और कानूनों की जरूरत है। यानी भारत में ये नियो बैंकिंग बहुत सारे रेगुलेटरी वैक्यूम के बीच खड़ी हुई। बहुत सारा नियामक शून्य था या नियामक स्पेस खाली था, लेकिन उसके बीच में ये पूरा का पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। आरबीआई और एडा दोनों ने, एडा मतलब जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है, उसने ऑनलाइन केवाईसी और वीडियो केवाईसी की छूट देना शुरू कर दिया है। अब जो अगला बड़ा रिफॉर्म इस क्षेत्र में आने वाला है वो ये है कि हम एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनता देखेंगे जहां पर कर्ज लेने वालों की पूरी सूचना एक जगह रखी जाएगी। अब आप सोचिए कितना बदल गया बैंकिंग हमारी। 6-7-8 साल पहले एक बैंकर दूसरे बैंकर को यह भी नहीं बताता था कि उससे कर्ज लेने वाला कौन है। और अब हम इस दिशा में हैं कि जहां एक कॉमन डेटाबेस होगा जहां कर्ज लेने वालों की सूचनाएं उपलब्ध होंगी, इसको सबको एक्सेस कर सकेगा। तभी तो आप ऑनलाइन मोबाइल फोन से के जरिए इंस्टॉल लोन दे पाएंगे, क्योंकि इंस्टॉल लोन देने वाली कंपनी को यह तो पता होना चाहिए कि दर्पण की क्रेडिट रेटिंग क्या है, दर्पण का पिछला क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, दर्पण के या हमारे किसी के ने किस तरह से कितनी फ्रीक्वेंटली, कितने टाइमली अपनी किस्तों का भुगतान किया है। ये सारा डेटाबेस जो आमतौर पर प्रोप्राइटरी था, कॉन्फिडेंशियल था, वो इस पूरी फिनटेक व्यवस्था के सामने खोला जाने वाला है। यानी बैंक अपने जो सबसे गोपनीय हिस्से हैं कारोबार के, उन्हें ओपन करके नई कंपनियों को, स्टार्टअप्स को देने को तैयार हो रहे हैं। और बस उसके पीछे आकर्षण यह है कि वो हमारे लिए नया कारोबार या नया बिजनेस लेकर आएंगे। अब आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जी अंशुमन जी, आपने एक दिन मुझे और दर्शकों को एजुकेट किया था कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, खासतौर पर अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर कैच क्या है, मतलब इस पूरी क्रांति के बीच में खतरा क्या है, उस पर अगर बात करें हम। यहां सबसे बड़ा खतरा जो है, ये क्रांति बहुत अच्छी है। इस क्रांति, जैसे मैं कहा कि बैंक प्राइवेटाइज हो या ना हो, इससे हमारे आपके जीवन पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। बैंकिंग सर्विसेज अगर मॉडर्न होती हैं, चाहे वो सरकारी बैंक दें या प्राइवेट बैंक दें, इसका कोई मतलब नहीं। बैंकिंग सर्विसेज मॉडर्न होती है, हमें बैंकों में रखे हुए पैसे पर सही रिटर्न मिलता है, हमारी बैंकिंग सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं, हमें बहुत तरीके के बैंकिंग प्रोडक्ट मिलने लगते हैं जो नहीं है भारत में। भारत में बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बहुत सीमित विकल्प है हमारे पास, बचत के, कर्ज के बहुत सीमित विकल्प है, जहां पर एक बड़ा लैक है। टेक्नोलॉजी का जो भी चेंज आया वो सर्विसेज की डिलीवरी के लेवल पर आया, प्रोडक्ट के इनोवेशन के लेवल पर नहीं आया। हम बहुत पिछड़े हुए। भारतीय बैंकिंग के पास प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है। अगर आप दुनिया के बैंक देखें तो उनके पास प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत बड़े हैं, पर सर्विस डिलीवरी के मामले में हम निश्चित तौर पर दुनिया के बड़े और विकसित बैंकिंग बाजारों के पैरेलल खड़े हुए हैं, बल्कि कई बाजारों से आगे भी खड़े हुए हैं। लेकिन वो दूसरी डिबेट है कि प्रोडक्ट इनोवेशन क्यों नहीं है, वो एक अलग चुनौती, वहां भी वही पुरानी माइंडसेट और बहुत सारी चुनौतियों की बात है। तो जो खालीपन है वो ये है कि इस विराट संभावना में जिसके बीच हम सांस ले रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए हम पेमेंट कर रहे हैं, वहां एक बहुत खतरनाक वैक्यूम है, बहुत खतरनाक खालीपन है जो हमें डराता है। इस क्रांति की सारी सुविधाओं के बावजूद चाइनीज एक लोन घोटाला हमें याद है।
जिसने भारत के बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया था। फिनटेक और ओपन बैंकिंग का स्वागत है, वो हमारे यहाँ बहुत सारी क्रांतियां कर रही है, बहुत सारी चीजें बदल रही है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। संसद के इस सत्र में उस बिल को लाया जाना था, पर डेटा प्रोटेक्शन के एक दूसरे पहलू के वजह से सो कॉल्ड जासूसी और लोगों की सर्विलांस के कारण संसद का यह सत्र नहीं चल पाया, जिस पर हम एक बार अर्थात के संस्करण में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि आपकी सूचनाओं का कारोबार और सूचनाओं की गोपनीयता, इनके बीच एक रिफ्ट, एक पैराडॉक्स चल रहा है बाजार में। लेकिन फिनटेक और बैंकिंग और आपके मोबाइल फोन के जरिए होने वाला सारा कारोबार बुरी तरह सुरक्षित है, बुरी तरह सुरक्षित है, चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करें, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन का कोई आर्किटेक्चर ना हमारे मोबाइल फोन में है ना हमारे बैंकों के पास है। आज भी हम डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में रजिस्टर कराने के बाद भी उसी तरीके के कॉल्स का सामना करते हैं, तो उसको नहीं सुनता। अगर आप एक बार आपके कार का इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए आ जाए, तो आप रिन्यूअल का फैसला लेने के 15 दिन बाद तक लोगों की कॉल फेस करते हैं कि आपने कॉल का लोन इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया। तो हमारा डेटा सबके बीच में बटा हुआ है, सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में बटा हुआ, पर हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने डेटा को किसको दें किसको नहीं दें। इसको टिक करने का, इसे क्लोज करने का कोई अधिकार हमारे पास हो। तो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी। सरकार के नियामक डेटा प्रोटेक्शन को लेकर उतने गंभीर नहीं दिखते, शायद डेटा सर्विलांस उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। एक डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है जिसको नीति आयोग ने बनाया था, जिसको दीपा कहा था, उसकी सिफारिश अभी भी मंत्रालयों के बीच में घूम रही है। हमने उस आर्किटेक्चर को सामने आते ही नहीं देखा। अगर वो आए तो कम से कम हमें समझ सकें कि हमारे अधिकार क्या होंगे हमारी वित्तीय सूचनाओं के मामले में। ठीक है, हमने विश्वास किया और बैंक को अपनी सारी वित्तीय सूचनाएं दे दी, पर वो वित्तीय सूचना बेच देता है किसी को अगले ही घंटे में, और वो अगले ही घंटे बाद हमको कॉल कर देता है सूचना को लेकर ये कैसे रुकेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात सही है कि तकनीकें बहुत सारी सुविधाएं और सहजता लाती हैं, इसीलिए वो कल्चरल शिफ्ट लेकर आती है, वो पूरी की पूरी संस्कृति बदल देती। भारत में बैंकिंग की संस्कृति का तीसरा परिवर्तन ठीक महामारी के आसपास और पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच में आया। पहला परिवर्तन हमने प्राइवेट बैंकों के तौर पर देखा था, दूसरा परिवर्तन हमने बैंकों के कंप्यूटराइजेशन में देखा था, और तीसरा शिफ्ट हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर में, बैंकिंग कल्चर में पूरा बदलाव हमारे सामने आ गया। और इतना बड़ा बदलाव है ये कि आरबीआई ने भी नया डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ऑपरेशनल इंडेक्स जारी किया है, जो ये बताता है कि भारत में बैंकिंग और में डिजिटल एडॉप्शन कितनी तेजी से चल रहा है। आप ये जानना जरूरी है भारत के लिए, ये गर्व की बात भी है, खतरे की भी बात है, दोनों चीजें। और इसीलिए मैं जो आप कहते हो ना कि बाइनरी नहीं होती इकोनॉमी, गर्व की बात यह है कि भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है। करीब 25.5 अरब ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी चीन भी भारत से थोड़ा पीछे है इन ट्रांजेक्शन में। इतनी तेजी से भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े, पर क्या हमें पता है कि उतनी ही तेजी से हमारे डेटा की चोरी भी बढ़ी है, उतनी तेजी से ही हमारी निजताओं पर खतरे भी बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से हमारी सूचनाएं जो बिक जाती हैं हमें पता नहीं चलती क्योंकि हमको उसका फर्क नहीं पड़ता। उतनी ही तेजी से डार्क वेब में हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर होना शुरू हुई, उतनी ही तेजी से भारत में बैंकों के सिस्टम हैक्स होना शुरू हुए, उतनी तेजी से क्रेडिट कार्ड के डेटा की चोरी भी शुरू हुई है, उतनी तेजी से ही आपके मोबाइल में रखे हुए 50 ऐप आपकी फाइनेंशियल सूचनाओं को, आपकी यूपीआई आईडी को, आपकी बीसीओ आईडी को चुरा सकते हैं या चुरा रहे हैं जो आपको नहीं पता है। तो हम एक तरफ डिजिटल फिनांस में एक बड़ा देश बनते जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को एक बड़े खतरे की तरफ रिवील करते जा रहे हैं। सरकार बीच में नहीं कहीं दिखती, सरकार बीच में नहीं दिखती। सरकार हमें वो प्रोटेक्शन देने के लिए, वो कानून लाने के लिए, मोबाइल कंपनियों को, एप्लीकेशंस को उस बात के लिए बाध्य करने के लिए अभी आगे नहीं आती। आरबीआई ने अभी थोड़े नए इनिशिएटिव शुरू किए जिन पर हमने खर्चा पानी के कुछ संस्करणों में चर्चा भी की थी कि कैसे डिजिटल सूचनाओं की गोपनीयता, प्राइवेसी और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। आरबीआई ने कोशिश की है कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियां उनके सर्वर भारत में लगे। मास्टर कार्ड का बिजनेस इसीलिए भारत में रोका गया कि उनको भारत में ऑनशोर सर्वर लगाने की बात होगी। ये प्रयास शुरू हुए हैं। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? मैं अपने अंतिम सवाल की ओर को बढ़ूं उससे पहले जो आपने बात कही डिजिटल
लेन देन की ओर को जब हम जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ डेटा को लेकर जिस हिसाब से इनसिक्योरिटी है, मेरा खुद का एनेक्डोट एविडेंस है मेरे साथ यह है कि अगर आज मैं 10 या 20 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करता हूं, मतलब सब्जी भी लेता हूं, तो 40-50 रुपए 52 रुपए ये भी पेमेंट करता हूं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो 3 या 4 कॉल आया करती थी आज से 4-5 साल पहले, वो 15 या 20 कॉल्स पे परिवर्तित हो गई है। सर इंश्योरेंस ले लीजिए से लेकर सर आप ये ले लीजिए तक, तो ये बातें दोनों एक साथ हो रही है, जिसपे मेरी मतलब निजी तौर पे भी एनेक्डोटल सहमति भी है। अंतिम सवाल मेरा यह है सर, आपने टेक्नोलॉजी की तुलना डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी से की है अपने अपने इस लेख में। मैं इस एनालॉजी को विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ सर। लास्ट मेरा सवाल भी है और ये इच्छा भी है। तकनीक इवोल्यूशन थ्योरी है डार्विन की। अब आप वापस मनुष्य से बंदर नहीं हो सकते और तकनीकों का यही महत्व है कि तकनीकें आपके जैविक विकास जैसी होती हैं। आप जैसे डार्विन की थ्योरी को अगर आप विश्वास करें और आप माने कि आप जिस व्यवस्था से विकसित होकर आए, जिस प्रक्रिया से विकसित होकर आए, कभी ऐसा दौर आएगा कि उसमें आप वापस पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत में पुरानी बैंकिंग की वापसी अब असंभव है। जिनको लगता है कि ये व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और हम पुरानी बैंकिंग की तरफ लौट जाएंगे और हम उसी तरीके से जाके बैंक के ब्रांच के आगे लाइन लगाएंगे और वहां पैसा जमा करेंगे, भूल जाइए। तो जीएसटी आ गया तो आ गया, अच्छा है बुरा जो भी है वो हमारे सामने है, हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जब कहीं बड़े इस सेक्टर में, बहुत बड़े स्ट्रक्चर में कल्चरल शिफ्ट ले आती है, संस्कृतियां बदल देती है, काम के तौर तरीके बदल देती है, तो बहुत सारी चीजें खत्म कर देती है, वापस नहीं ला सकते। बैंकों का निजीकरण हो या बैंकों का सरकारीकरण हो, ये क्रांति बनी रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंकों के मालिक सरकार हो या हम लोग हों जो कि सरकार चलाते हैं वोटर के तौर पर, या बैंकों का मालिक कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक हो, विदेशी बैंक हो, भारतीय बैंक हो, ये जो बीच की क्रांति है, ये क्रांति यही बनी रहेगी और बल्कि आगे आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए भारत के ज्यादातर लोग जो अनजाने में, जाने में भ्रम में, उत्साह में इस पूरी सेवा का हिस्सा बन रहे हैं, मजबूरी में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। 20 रुपए 25 रुपए का भुगतान करना है आपको अगर किसी के लिए, और आपके पास एक फैसिलिटी तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए सरकार पर और नेताओं पर दबाव बनाना होगा कि उनकी सूचना सुरक्षित की जाए, उनकी निजता की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। नहीं तो ये क्रांति और ये ओपन बैंकिंग का जो बड़ा रिस्क हमारे सामने है वो ये है कि वो हमारी प्राइवेसी की लूट में बदल सकती है, हमारी सूचनाओं की, निजी सूचनाओं के गहरे जोखिम में ले जा सकती है। और हमने दुनिया के बहुत सारे देशों में देखा है कि डिजिटाइजेशन में बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर की हैं, लेकिन अगर प्राइवेसी नहीं आई, डेटा प्राइवेसी नहीं आई, तो उसके नुकसान बहुत उन लोगों को उठाने पड़ेंगे जो लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि उनकी सूचना कितनी बार, कहां, किस तरह से शेयर होती है। तो जो आएगा वो तो आएगा ही, और वो आ गया है। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में जो बात कही थी ना कि ये एक लम्हा जिसे हम नया समझते हैं, जो शेर मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना कि एक लम्हा जिसे हम नया समझते हैं, खुदा करे कि ये नए मौसमों के साथ आए। तो ये जो नया लम्हा है ना ओपन और न्यू बैंकिंग का, ये उस नए मौसम के साथ आए जिसमें हमारी प्राइवेसी, हमारे डेटा, हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर की सूचनाएं सुरक्षित रहे। लेकिन एक क्रांति हमारे सामने है और इसमें बहुत सारी नई चीजें आने वाले 1-2 साल में भारत में दिखाई देंगी। तो जैसा अंशुमन जी आपका लेख कहता है, बैंकों का निजीकरण हो ना हो, पर ओपन बैंकिंग या नियो बैंकिंग का आगाज हो चुका है और ऑफ कोर्स आएगा, आने वाला। अब चलते हैं दर्शकों के सवाल की ओर। हमें पिछले जो एपिसोड में पूछे थे, हमें एक ही तरह के कई सवाल आए हैं अंशुमन जी पिछले एपिसोड में, तो उन्हीं को क्लब करके एक सवाल है, जैसा अब्दुल रहमान खान ने भी पूछा है कि अगर डिप्लोमा या आईआईटी नहीं तो ऐसे कौन से नए कोर्सेज हैं जो नई तरह की जॉब्स के लिए लाभप्रद होंगे। ये पिछले आपके एडिशन के से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे लोगों का जिन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया इसको। कई सारे सवाल एक ही मिजाज के हैं। हम उसका एक सामान्य आंसर दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और नौकरियां और तकनीकें बहुत स्पेसिफिक हैं आपकी अपनी एजुकेशन सिस्टम पर, आपकी अपब्रिंगिंग पर, हमारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पर, वो कहां से आते हैं, वो किस तरह से पढ़ते हैं, किस स्ट्रीम में पढ़कर आते हैं। तो ये एजुकेशन की एक
एक जटिल और कॉम्प्लेक्स डिबेट है। महत्वपूर्ण बात जो हम शिक्षा की पूरी व्यवस्था के कारण, जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया था, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की, या जो हम देख रहे हैं, वो ये कि जब महामारियां आती हैं या महामंदियां आती हैं, तो जो इंडस्ट्री के पूरे सेटअप में जो चेंज आता है, जो उनके काम के तौर तरीकों में चेंज आता है, जिन तकनीकों में चेंज आता है, जिनके बारे में हम आज फिनटेक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले बैंकिंग की नौकरी आपको इस तरह से मिलती थी कि आप बैंकिंग में 20 रीजनल के पेपर्स पास कर लेते थे और आपको एक सर्टेन मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की या उसकी होती थी। बट आज आपको उस बैंक से ज्यादा पैसा एक फिनटेक कंपनी देने को तैयार है, लेकिन आप वहां पर टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग की मैरिज करा सकते हो। आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग कैसे एक साथ काम कर सकती, कन्वीनियंस कैसे हो सकती, लोगों की हैबिट्स कैसे समझी जा सकती, कोई कैसे इस्तेमाल कर सके, आपके सामने है। तो बैंकिंग की पास्ट की नौकरियां, जिन नियमों, जिन कानूनों, जिस तरबियत, जिस ट्रेनिंग पर बेस्ड थी बैंकिंग की नई नौकरियां, उससे शायद लगभग पूरी तरह अलग होने वाली है। ये एक सामान्य फर्क है जो हमें दिखाई देता है। चुनौती हमारे यहाँ क्या है दर्पण, कि हमेशा भारत की जो शिक्षा की बहसें हैं वो बड़ी भावनात्मक बहसें हो जाती हैं, वो व्यवहारिक नहीं रहती। वो भाषा की बहस हो जाएगी, वो इतिहास की बहस हो जाएगी, वो संस्कृति की बहस हो जाएगी कि हमें संस्कृति पर क्या पढ़ाना चाहिए, हमको इतिहास पे क्या पढ़ाना चाहिए, हमें किस भाषा में पढ़ाना चाहिए। वो भविष्य की बहस नहीं होती। वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा ढांचा, जहां हमें नौकरियां चाहिए, जहां हमें रोजगार चाहिए, जहां हमें जिंदगी बेहतर करने के लिए चाहिए, हम वहां उद्योग से हमेशा पिछड़ जाते हैं। तो जो बैक एंड इंटीग्रेशन होता है दुनिया की सारी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, जहां फैक्ट्री, बिजनेसेस एजुकेशन से बैक एंड कनेक्ट करते हैं, वहां से जो शिक्षा आती है वो शिक्षा या वो ट्रेनिंग, वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो या वर्कशॉप हो, वो उन चीजों के लिए तैयार करती है जिनका जिक्र हमने अपने पिछले अर्थात में किया था, जहां हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी तकनीकें नहीं है, उनके बहुत छोटे छोटे इस्तेमाल हमारे आसपास दिख रहे हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। लेकिन उसके लिए भारत के पूरे शैक्षिक सिस्टम को पीछे की तरफ देखने के बजाय आगे की तरफ देखना होगा, उसे आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद की तरफ देखना होगा। और वो चुनौती हमें भारत के शिक्षा सिस्टम में दिखाई देती। एक और दूसरी चुनौती है कि जब हमारे करिकुलम, हमारे कॉलेजेस इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में क्या कहा गया, अगले 10 साल में, 12 साल में या अगले 5 साल में कौन से रोजगार आने वाले और उनके लिए कैसे तैयार किए जाएंगे, तो फैकल्टीज उसके लिए कहां से तैयार होंगी? तो फैकल्टीज दूसरी पुराने सिस्टम से चलती। और अंतिम बात यह कि दुनिया में नए रोजगारों के लिए, नए उद्योगों के लिए या नए तरीके के रोजगारों के लिए दर्पण वो देश सबसे आगे रहे हैं जिन्होंने अपने रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोली जाती, क्यों इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाते, क्यों सैकड़ों रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं एक देश में और क्यों इतना पैसा उस पर खर्च किया जाता है? उनमें होने वाले रिसर्च का इस्तेमाल कम हो या ज्यादा हो, उसका कोई फर्क नहीं, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो एक सेटअप बनाते हैं जहां से नॉलेज बैकएंड में फ्लो करती है। वो हमेशा आधुनिक चीजों पर शोध करते हैं और उस शोध से निकली हुई जानकारियों को वो वापस इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट आए जो ट्रेन हो रहा है उसे पता रहे कि जो राइजिंग सेक्टर्स हैं वो क्या है, जहां पर टेक्नोलॉजी आ रही है, जहां पर हमें ट्रेंड करना है। ये चीज हमारे लिए मिसिंग है। ये कहना स्पेसिफिकली संभव नहीं हमारे लिए, आप ये किसी के लिए कि नहीं ये डिप्लोमा से नौकरी मिल जाएगी, आपको इस रोजगार से नौकरी मिल जाएगी। जरूरी यह है कि जो पूरी की पूरी एजुकेशनल सिस्टम और खासतौर से ग्रेजुएट के बाद वाला, नीचे वाला नहीं, 10th 12th के बाद का जो पूरा सिस्टम है वो कितना मॉडर्न है, कितना फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने उसमें एक जिक्र किया था, जो अंतिम बात कहूंगा कि नई जो नौकरियों की चुनौती है वो केवल स्किलिंग नहीं है, रीस्किलिंग भी है। जी, बहुत सारे लोग जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उन्हें रीस्किल किया जाना है। हमारा रीस्किलिंग के पाठ्यक्रम ही नहीं है, कॉलेजेस ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। पूरी दुनिया में कोविड के बाद रीस्किलिंग का पूरा नया दौर आया है, जिसमें इवन ट्रेंड लोग जो 5-5 साल से, 10-10 साल से, 15-15 साल से मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करें, उनको रीस्किल किया जा रहा है, उन्हें नए सिरे से ट्रेंड किया जाए। हम भी अपने आप रोज रीस्किल करते हैं ना, हमने फिनटेक में रीस्किल किया ना अपने को, तो हमें यूपीआई से पैसा भेजना सीखा ना,
हमने मोबाइल वॉलेट चलाना सीखा ना, हम मोबाइल पर ओटीपी कैसे लिया जाए और उससे कैसे पेमेंट किया जाए वो सीख ही रहे हैं ना, है ये हमें नहीं सिखाया गया था। तो ये जो रीस्किलिंग है वो जरूरी है। तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी में स्किलिंग के साथ रीस्किलिंग पर काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फ्यूचर के जॉब्स के लिए, जिसका फोकस नहीं दिखता। बहसें हैं नहीं इसके आसपास, चर्चाएं इसके आसपास होती नहीं है, चर्चाएं किसी दूसरे मुद्दों पर होती, और तभी ये निराशा और इस तरीके की चुनौती हमारे सामने आती है। अंशुमन जी, पता नहीं इस सवाल के उत्तर में ये बात कितनी रेलेवेंट है, लेकिन वीर दास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो आयुष्मान खुराना की तरह दिखते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं तो इतनी तेजी से चीजें बदल रही है कि वो न्यू कोर्सेज से बच्चा पास आउट करे या स्टूडेंट पास आउट करे, तब तक वो कोर्स भी बहुत हद तक इररिलेवेंट हो जाता है या पुराना पड़ जाता है। ये वीरदास का कहना था। अच्छा, दर्शकों के सवाल के बाद आप एक होस्ट का सवाल भी है कि इस हफ्ते आपने किन किताबों, किन डॉक्यूमेंट्रीज और मूवी के सानिध्य में रहे? दर्पण, इस हफ्ते थोड़ा सा कम समय मिला नेटफ्लिक्स पर या कुछ कोई डॉक्यूमेंट्री देखने का नाजीज पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको हम धीमे धीमे देख रहे हैं क्योंकि समय कम मिल रहा था कई सारी चीजों के बीच में उलझे होने के कारण। इस हफ्ते हमारी ज्यादातर अध्ययन और ज्यादातर पढ़ाई टेक्नोलॉजी और उसके आसपास की चीजों पर के आसपास रही। एक किताब जो पिछली बार हमने जिक्र किया था शमीम हनफी की शायरों पर, उसे हमने कंप्लीट किया क्योंकि उर्दू शायरों पर इस तरीके से इस तरह से जो नकाद जो क्रिटिक होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो कम लिखते हैं और खासतौर से हिंदी में उसे पढ़ने को नहीं मिलता। तो उस किताब ने हमको जोश, इकबाल, राशिद, इनको समझने में नए सिरे से मदद की। तो वो मेरी इस हफ्ते की पढ़ाई है। कुछ नया देखने का वक्त नहीं मिला इस सप्ताह, लेकिन हाँ कई सारी चीजें मैंने डाउनलोड करके रखी हैं। वो उम्मीद है कि अगले वाले एपिसोड तक हम बता पाएंगे कि कौन सी नई चीजें हमने देखी इस बार। शुक्रिया। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। सिद्धांत जी इन दिनों यूपी इलेक्शन में बिजी है, जल्दी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आप दर्शकों को आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर शो से जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी हम अगले एपिसोड में उसे लेने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले संडे तक के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन जी, धन्यवाद।